हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का सब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आज हम सब इस वीडियो में कवर अप करेंगे। और आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। मैंने एक ही वीडियो में क्या है, सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके इम्पोर्टेंट और जितने भी आपके आ सकते हैं, वो क्या है, सब इसमें आपका कवर अप करने की कोशिश करिए। आप लोग क्या है, इसको पूरा देखिए, वीडियो को देखिए। ये आज मैं आपको सारा कुछ याद करवाऊंगी और आपको अभी याद हो जाएगा ये सब कुछ। ठीक है, तो देखिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हमारा टॉपिक है कि भाषा। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा हिंदी में, भाषा क्या है। तो देखिए, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है भाषण या बोलना। ठीक है, देखिए भाषा क्या है, भाषा मतलब वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को, भाव को दूसरों तक पहुंचाता है। अगर भाषा नहीं होती तो हम क्या दूसरों की बात को समझ पाते, या हम अपनी बात दूसरों को समझा पाते। ठीक है, नहीं ना। तो भाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों और विचारों को समझता है। ठीक है, कामता प्रसाद गुरुजी हैं एक, उन्होंने एक परिभाषा दी है। ठीक है, उन्होंने क्या परिभाषा दी है, देखिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। मतलब भाषा एक वह आपका साधन है जिसके द्वारा क्या है, मनुष्य अपने जो थॉट है, अपने जो विचार है, वह क्या है दूसरों को समझा सकता है या दूसरों के सामने अपने विचार रख सकता है। ठीक है, तो कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार क्या होगी, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों को भली भांति प्रकट कर सकता है। ठीक है, देखिए आप डेफिनेशन लिखेंगे तो उससे क्या है, आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आपका जो एग्जामिनर है वह क्या है, समझता है कि बच्चे को हाँ काफ़ी कुछ आता है, तो इसलिए आप डेफिनेशंस काफ़ी अच्छे से लिखें। अगर आपके जहाँ पे डेफिनेशन लिखने की है वहाँ आप डेफिनेशन ज़रूर लिखें। ठीक है, अब देखिए एक हमारे स्मिथ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या बताया है। ठीक है, उन्होंने बताया कि भाषा के 3 आधार बनाए गए हैं। जैसे पहला आधार क्या है, विचारों का आदान प्रदान। मतलब अगर हमें कुछ भी अपना थॉट किसी को बताना है या फिर किसी का थॉट हमें जानना है, तो उसका आदान प्रदान क्या है, भाषा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, समाज में अपनी पहचान बनाना। ठीक है, और तीसरा क्या है, अपनी आवश्यकताओं व योग्यताओं का अभिव्यक्तिकरण। मतलब जो हमारी नीड है और जो हमारी क्वालिफिकेशन है, उसका क्या है, अभिव्यक्तिकरण। मतलब अभिव्यक्तिकरण का मतलब होता है दूसरों को बताना, अपने भावों और विचारों को प्रकट करना। ठीक है, तो अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं का अभिव्यक्तिकरण। तो भाषा के कितने आधार हैं, 3 आधार हैं। ठीक है, कितने आधार हैं आपके भाषा के, 3 आधार हैं। पहला विचारों का आदान प्रदान करना, और दूसरा क्या है, समाज में अपनी पहचान बनाना। देखिए अगर भाषा नहीं होगी तो आप समाज में कैसे बोलेंगे। ठीक है, और अगर आप भाषा नहीं होगी तो आप अपने विचार रख नहीं पाएंगे, अपनी बात आप किसी को समझा नहीं पाएंगे, तो समाज में क्या आप अपनी पहचान बना सकते हैं, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या है, समाज में अपनी पहचान बनाना और अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं का अभिव्यक्तिकरण करना। ठीक है, ये क्या हो गया, भाषा के 3 आधार हो गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा भाषा के रूप। ठीक है, भाषा के कितने रूप हैं, भाषा देखिए भाषा के 2 रूप होते हैं। एक तो हम मौखिक रूप से भाषा बोलते हैं। ठीक है, मौखिक रूप से हम बताते हैं, और एक होती है लिखित भाषा। मौखिक रूप से हम कैसे बताते हैं, मतलब अपने मुंह से। ठीक है, अपने मुंह से अगर हम किसी भी चीज को बता रहे हैं तो वह क्या हो गया, मौखिक हो गया। ठीक है, ओरल। ठीक है, ओरल जिसे बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है लिखित, मतलब आपने लिखकर किसी को कुछ समझाया। ठीक है, लिखकर किसी को आपने पत्र लिखकर दिया, या फिर क्या है कोई लेख लिखा, वह क्या आएगा आपका, लिखित भाषा में आएगा। तो भाषा के रूप कितने हैं, 2 रूप हैं। अब देखिए यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना अच्छे से ध्यान से। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा क्या होती है, राजकीय भाषा का मतलब है राजकाज, मतलब कामकाज। राजकाज या कामकाज भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, कामकाज की भाषा है, मतलब हमारी राष्ट्रीय भाषा आप नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी। हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रीय भाषा ना होकर क्या है, राजकाज की भाषा है। ठीक है, और 14 सितंबर हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को।
ये आप याद रखना, बहुत आपका टेट में, टेट सी टेट, ठीक है, इसमें बहुत पूछा जाता है कि आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ध्वनि। अब देखिए ध्वनि आ गई। ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, देखिए सबसे जो हमारी भाषा है, भाषा की लघुत्तम इकाई या सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। ध्वनि को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम ध्वनि को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ण भी बोलते हैं। तो हमारे मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई प्राण वायु बाहर निकलती है, उसे ध्वनि कहा जाता है। मतलब जो भी हम बात बोल रहे हैं, तो क्या है, जो वायु निकलती है हमारे मुंह में से, तो वह क्या है? घर्षण करती हुई निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। और इसे ही क्या है? आवाज बोला जाता है। ठीक है, ध्वनि या वर्ण क्या होता है? अब देखिए जो आपका ध्वनि है, ध्वनि के लिखित रूप को क्या बोलते हैं? हम वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ध्वनियों के लिखित रूप को चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लिखित रूप के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि कमल लिखना है, तो कमल, मैंने बोला कमल, तो ये ध्वनि हो गई बोलना। और अब मैं इसको लिखूंगी कामाला कमल, तो ये जो मैं यहाँ पे चिन्ह प्रयुक्त कर रही हूँ, मैंने क्या करा? का क्या है? एक चिन्ह हो गया। ठीक है, देवनागरी लिपि होती है हमारी, उसमें देवनागरी लिपि में हम बोलते हैं कि का हमारा चिन्ह हो गया, एक माँ हमारा चिन्ह हो गया, और एक ला हमारा चिन्ह हो गया, तो का माला कमल। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा, ये क्या हो गया? हमारा वर्ण हो गया। ठीक है, जो हमने बोला वो ध्वनि हो गई, और जो हमने लिखा वह क्या हो गया? हमारा वर्ण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ध्वनियों के लिखित रूप में कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे अक्षर या वर्ण कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो मैंने अभी आपको बताया ना, का माला कमल, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? का क्या हो गया? हमारा एक वर्ण हो गया। माँ क्या हो गया? ये भी वर्ण हो गया। ला वर्ण हो गया। अब ये दो पूरा मिलके क्या हो गया? एक शब्द बन गया। ये पूरा मिलके एक शब्द बन गया। और मैं अगर बोलूं कमल लाओ, तो ये क्या हो गया? हमारा पूरा एक वाक्य बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये भी पूछ सकता है कि आपकी वाक्य की सबसे छोटी इकाई तो क्या होगी? वर्ण होगी। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। ठीक है, भाषा के लिखित रूप को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। देखिए अब क्या है हमारा? भाषा के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला या अक्षर समूह कहलाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लेना आप। ठीक है, पूछ लेता है कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह हमारा वर्णमाला या अक्षर समूह कहलाता है। हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, अब देखिए 52 कैसे है? देखिए हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, वर्णमाला में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है, ठीक है, और आपका संयुक्त व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, और 4 ही आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये पूरे टोटल मिला के पूरे जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 52। समझ में आ रहा है ना आपको? तो देखिए अब नेक्स्ट हमारा है वर्ण के भेद। मैंने भी आपको बताया ना, स्वर और व्यंजन। वर्ण के भेद क्या है? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? अब देखिए स्वर वह होते हैं जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, मतलब स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसे वर्ण जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वर स्वतंत्र होते हैं। देखिए व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों से मिलके बनते हैं। जैसे आपका का लिखा है, ठीक है, तो ये का व्यंजन है आपका, लेकिन का में क्या है? का प्लस आ। ठीक है, तो ये आ क्या है? ये स्वर है ना आ, तो आ व्यंजन में क्या है? स्वर मिक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्वर की बात करें, तो स्वर हमारा क्या होता है? आ हो गया, छोटा आ, बड़ा आ। ठीक है, तो ये किसी से मिलकर नहीं बना है, ये स्वतंत्र होते हैं, और ये बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। ठीक है, तो स्वरों की संख्या मैंने भी आपको बताई थी, कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, छोटा आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए ऐ ओ अहो। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? स्वर हो गए। ठीक है, और अंग और आह, ये आप स्वरों में नहीं लिखना है आपको। ये क्या होते हैं? ये आपका क्या है बताइए जरा? अनुस्वार और विसर्ग होता है ये। ठीक है, ये आपका क्या होता है? अनुस्वार और विसर्ग होता है। ये आपके स्वरों में नहीं होते हैं, तो आपको ये स्वरों में नहीं लिखना है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण देखिए कई आधार पर किया गया है। एक प्रकृति के आधार पर, तो प्रकृति के आधार पर मूल स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, अब मूल स्वर कौन से होते हैं? देखिए मूल स्वर वह होते हैं जो क्या है? बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, या फिर किसी से मिलके नहीं बने होते हैं। ठीक है, और संयुक्त स्वर होते हैं वह एक दूसरे, दो या दो से अधिक
स्वरों से मिलके बनते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, अब देखिए मूल स्वर में क्या आएगा, मूल स्वर में आएगा आपका आ ई उ ऋ। ठीक है, और संयुक्त स्वर में आएगा ए ओ औ। ठीक है, अब देखिए ए किससे मिलके बनता है, आ और ई से मिलके बनता है आपका ए। ठीक है, ए आपका मिलके बनता है आ प्लस ए से मिलके, ओ आ प्लस ऊ से मिलके बनता है, और ओ आ प्लस ओ से मिलके बनता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लेगा कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं और क्या होते हैं संयुक्त स्वर। तो समझ में आ गया, दो या दो से अधिक स्वरों से मिलके जो बनते हैं वह आपके संयुक्त स्वर होते हैं। और कौन कौन से हैं, ये ए ओ औ। ठीक है, और ये किससे मिलके बने हैं ये समझ में आ गया ना। अब देखिए मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर हमारे कितने होते हैं स्वर, मात्रा के आधार पर 3 स्वर होते हैं, हिरस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लतु स्वर। अब देखिए हिरस्व स्वर क्या होते हैं, हिरस्व स्वर हमारे वह स्वर होते हैं जिसमें क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, जैसे कि आपका क्या है, आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और ऋ हो गया। तो आप इनको जल्दी से बोल सकते हैं, आ ई उ ऋ। ठीक है, जल्दी जल्दी बोल दिया ना आपने, तो एक मात्रा का समय लग रहा है, या फिर जिनमें जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है वह आपके हिरस्व स्वर होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है हिरस्व स्वर की संख्या, आ ई उ और ऋ। और जैसे आपके फिर इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में दो आपका दो मात्रा का या हिरस्व से दुगना समय लगता है। ठीक है, या तो इसमें क्या है, आपका दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगेगा, या क्या लगेगा, हिरस्व स्वर से दुगना समय लगता है। तो ये आपके होते हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं आपके। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। देखिए आ ई उ ए ओ औ। अब देखिए इसमें क्या है, हमें देखिए हमें हिरस्व स्वर क्या था, हमारा छोटा था, हमने कितनी जल्दी बोल दिया इसको, आ। तो ये बड़ा आपको टाइम लग रहा है ना बोलने में, बड़ा, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, समझ में आ गई, जिनमें क्या है हिरस्व स्वर से दुगना समय लगता है वह क्या होता है, आपका दीर्घ स्वर होता है। अब आपका है प्लतु स्वर। प्लतु स्वर जिसमें क्या है, हिरस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हिरस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है वह आपके प्लतु स्वर होते हैं। जैसे कि हम ओम लिखते हैं या राम लिख रहे हैं, तो इसे बोलने में हमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इसे बहुत लंबा खींचना पड़ता है हमें, जैसे ओम ऐसे करके बोलना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका प्लतु स्वर। समझ में आ गया, इसे आप त्रिमात्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, त्रिमात्रिक स्वर, तो त्रिमात्रिक स्वर आपका क्या है, प्लतु स्वर। समझ में आ गया, ये आपके होगा स्वर। ठीक है, अब है आपके व्यंजन। व्यंजन क्या है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, देखिए कि स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन क्या है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और जिनके उच्चारण में क्या है, वायु कंठ मुख के अवयवों से टकराती है और बाहर निकलती है, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो भी स्वर हैं, ठीक है, वह क्या है, वह स्वतंत्र हैं, और जो भी व्यंजन है वह स्वर से मिलके बने हुए हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है व्यंजनों की आपको संख्या पता चल गई है कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या है हमारी 33। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्यंजन के प्रकार। अब देखिए व्यंजन के प्रकार क्या होते हैं, व्यंजन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, और आपका स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके 4, ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके 4, संयुक्त व्यंजन आपके कितने होते हैं, 4। ठीक है, अब देखिए ये स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, कचट तप। ठीक है, कचट तप जो आपके वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये सब क्या हैं आपके, ये आपके हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन होता है आपका या, रा, ला और वा। ठीक है, मैंने इसको आगे सब आपका एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थलों को स्पर्श मात्र करती है। ये 5 वर्गों में विभाजित है। देखिए ये क्या है, उच्चारण स्थलों को स्पर्श करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो यहाँ पे क्या है, कौन कौन से रहेंगे, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये कितने वर्ग हैं, 4 हैं, मतलब 5 वर्ग होते हैं, कचट तप, का, चा, टा, ता, प। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, और क्या है, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, देखिए का वर्ग में कौन कौन सा आएगा, का, खा, गा, घा, णा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, णा,
ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ठीक है, देखिए ये कितने हैं, ये आपके 5 हो गए, 5 ये हो गए। हर वर्ग में कितने होते हैं, 5 अक्षर होते हैं, हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। ठीक है, और वर्ग कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 5 पंजे 25। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी हो गई, 25। समझ में आ गया ना, कौन कौन से हैं स्पर्श व्यंजन, कचट तप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजन है जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। देखिए जो आपका अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मतलब आपकी जो जुबान है वह क्या है, किसी भी आपके किसी भी मुख के भाग को स्पर्श नहीं करेगी। जैसे आपका मूर्धा हो गया, ठीक है, आपका तालव्य हो गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी जो जीभ है वो स्पर्श नहीं करेगी, अंदर से आवाज आती है। अंतस्थ का मतलब अंतः, अंतः मतलब अंदर। ठीक है, ऐसे आप याद रखिए, अंतः मतलब अंदर से जो आपके निकल के आएगा, जैसे या रा ला वा। ठीक है, ये अंदर से निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपके अंतस्थ व्यंजन। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं आपके। ठीक है, समझ में आ गया। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, किसी भी भाग को, मुख्य भाग को, ठीक है, स्पर्श नहीं करती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं आपके। कौन कौन से हो गए, या रा ला वा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है। अब देखिए ऊष्म का मतलब क्या होता है, ऊष्म में होता है गर्म। ठीक है, आप ऐसे याद रखना है इसको, अगर आपको याद ना रहे। ठीक है, तो ऊष्म मीन्स क्या होता है, गर्म। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमें गर्माहट का एहसास हो, ठीक है, या फिर मुख से जो उच्चारण निकले वह क्या है, हवा जो निकले वह रगड़ती हुई, रगड़ खाती हुई बाहर निकले, तो वो होंगे आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब ये होंगे कौन कौन से, शा 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 हा। अब देखिए आप शा बोलेंगे तो क्या है, आपको जो हाँ, आपकी वायु निकलेगी मुख से वह क्या है, गर्म वायु निकलेगी, शा 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 हा। ये आपका कौन सा होता है, अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए, ये कौन सा शा है, ये होता है आपका तालव्य शा। ठीक है, ये हो आपका तालव्य शा। ये होता है आपका, बताइए, दंत शा। ये है आपका मूर्धन्य शा। ठीक है, और हा हम किससे बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। उच्चारण स्थान अभी मैं आपको आगे वीडियो में पूरा बताऊंगी कि उच्चारण स्थान आप कैसे याद करेंगे ट्रिक से। ठीक है, आप लोग देखिए, आपको अगर समझ में आ रहा है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक और कमेंट करा कीजिए। ठीक है, क्या है, आपके एक लाइक और एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और फिर मैं क्या है आगे वीडियो में और अच्छा आपको समझाने के लिए और कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने के लिए क्या है, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, थोड़ी खुशी होती है। ठीक है, तो आप लोग क्या है, इसे वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलने पर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, मैंने पेपर आपके जब सॉल्व कर पाए थे तो उसमें भी मैंने बताया था संयुक्त व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छा त्रा ज्ञा श्र। छा आपका बनता है, छा आपका किससे मिलके बनता है, का प्लस शा से। त्रा मिलता है ता प्लस रा से, और ज्ञा आपका मिलता है जा प्लस या से, और शा मिलता है आपका शा प्लस रा से। ठीक है, मिलके बनता है। अब देखिए ये जो यहाँ पे हलंत लगा हुआ है इसका आपको विशेष ध्यान देना है। कहीं कहीं आपका ऑप्शन में होगा का प्लस शा, कहीं होगा आपका का प्लस शा। ठीक है, ये वाला, तो आपका इसमें जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, ये वाला। ठीक है, ये आपका जो है वह गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हलंत का मतलब होता है कि यहाँ पे स्वर नहीं है, ये जो वर्ण है वह क्या है, स्वर रहित है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका हलंत नहीं लगा हुआ है इसका मतलब इसमें स्वर मिक्स है, ये स्वर सहित है। हलंत का मतलब समझते हैं ना आप, हलंत का मतलब क्या होता है, हलंत का मतलब होता है आपका कि जो आपका व्यंजन है उसमें क्या है, जैसे मैंने का लिखा, ठीक है, का लिखा, तो मैं इसको जब इसमें से अगर मैंने स्वर अलग करा तो इसके नीचे हलंत आ जाएगा, का प्लस आ। ठीक है, तो हलंत का मतलब क्या है कि इसमें स्वर रहित है, ये जो व्यंजन है वह क्या है, स्वर रहित है। ठीक है, समझ में आ गया। संयुक्त व्यंजन समझ में आ गया आपको, कौन कौन से हैं, छा त्रा ज्ञा और शिरा। छा आपका है का प्लस सा से मिलके, ता प्लस रा बनता है आपका त्रा, जा प्लस या से होता है आपका ज्ञा, और शा प्लस रा से होता है आपका शिरा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा
देखिए मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपकी लिख दी हैं जो क्या है आपके पेपर में पूछी जाती हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए बिल्कुल। ठीक है, उत्क्षिप्त ये आपके यही नहीं कि डीएलएड में पूछी जाएगी, ये आपके टेट, जो आपका टेट का पेपर होता है, टेट में ये आपसे जरूर पूछे जाते हैं ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं। उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, डा और ढा। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन होते हैं ला। अब देखिए पार्श्विक का मतलब क्या होता है ये बताइए जरा आप लोग। पार्श्विक का मतलब होता है जो आपकी, जब आपको ला उच्चारित करेंगे आपको जब ला का उच्चारण करेंगे आप, तो जो हवा है, जो वायु है, वह क्या है, जो आपकी जीवा है वह मध्य में स्पर्श नहीं होगी, वह क्या है, जीव के दोनों तरफ साइड से। पार्श्विक का मतलब है साइड से, आप ऐसे याद रखिए, साइड से वायु निकलेगी और क्या है, जीव आपका साइड से टच करेगी। ठीक है, आपके मुख को, तो वह क्या हो जाएगा आपका पार्श्विक। और पार्श्विक वर्ण होता कौन सा है, ला। आप खुद उच्चारित करके देखिए ला, तो आपकी जीभ क्या है, मध्य को स्पर्श नहीं करेगी, मध्य को स्पर्श नहीं करेगी और साइड से स्पर्श होगी, वह तो आपका ऐसा व्यंजन क्या बोलते हैं उसको, पार्श्विक। ठीक है, अब लुंठित क्या होता है, लुंठित होता है आपका रा। अब देखिए लुंठित का मतलब क्या होता है, जीभ क्या है, रगड़ खाती हुई और लुढ़कती हुई बाहर को आएगी, लुढ़कती हुई, ला से लुंठित, ला से लुढ़कती हुई। ठीक है, ऐसे याद रखिए आप। तो लुंठित का मतलब हो गया रा, रा क्या है, अब जब हम रा बोलते हैं तो एकदम जीभ में क्या है, कंपन होता है। ठीक है, जीभ में कंपन होता है और क्या है, एकदम लुढ़कती हुई आती है जीभ बाहर, तो लुंठित हमारा क्या हो गया, रा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा अनुनासिक या नासिक। देखिए नाक से जो वर्ण बोले जाते हैं, ठीक है, वह क्या होते हैं, हमारे नासिक व्यंजन बोलते हैं, जैसे या, मा, गा, ड़ा, ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप देखिए जो हर वर्ग का पांचवा अक्षर, हर वर्ग का पांचवा अक्षर या अंतिम, ठीक है, हर वर्ग का पांचवा अक्षर या अंतिम अक्षर क्या कहलाता है, अनुनासिक या नासिक व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मैंने तो क्या है, मैंने जब ये चीजें याद की थी तो मैंने क्या है, सूत्र से, जैसे आपके संस्कृत में सूत्र होते हैं आप उससे भी याद कर सकते हैं, यम गणनम। ठीक है, यम गणनम नासिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हर वर्ग का पांचवा अक्षर, हर वर्ग का आपका पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा, नासिक व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, अर्धस्वर। अब देखिए अर्धस्वर क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं कि जिसमें क्या है, आधा स्वर मिला हुआ हो। ठीक है, तो या और वा। ठीक है, या और वा, अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं आपके, या और वा। नेक्स्ट है आपका आयोग वाह। ठीक है, आयोग वाह जो ना तो स्वर है ना व्यंजन। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था आयोगवाह कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था स्वर और व्यंजन होते हैं, इसमें आप अंग और आहा को नहीं गिनना। ठीक है, स्वरों में आप अंग और आहा को नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये आयोगवाह होते हैं। और आयोगवाह क्या होते हैं, जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, वह आपके आयोगवाह होते हैं। आयोगवाह में आपका क्या क्या आता है, विसर्ग और अनुस्वार, अंग और आहा। ठीक है, अंग मतलब जो आपका अनुस्वार होता है, अनुस्वार आपका ये होता है जो ऊपर लगा हुआ होता है, और विसर्ग आपका क्या होता है, ये जो बिंदी लगा हुई होती है डंडे के बाद वो होती है विसर्ग। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आप क्या है, आप अच्छे से याद रख पाए इन चीज़ों को। ठीक है, अब आप क्या है किताबी भाषा में याद करेंगे वह आपको याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए मेरे नोट्स हैं, मैं अपने नोट्स से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, और ये मेरे नोट्स हैं, इसमें क्या है बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और जो मैं आपको समझा रही हूँ वो भी क्या है बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, जिससे आप क्या है चीज़ों को याद रख पाए। ठीक है, तो देखिए विसर्ग आपको याद हो गई, विसर्ग क्या है, जो ये बाद में लगेगी, और अनुस्वार जो ऊपर अंक की बिनती लगती है, अनुस्वार होता है वो। ठीक है, अब देखिए अनुसार की आप डेफिनेशन देख लीजिए, अनुसार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम ऊपर बिंदी लगाते हैं तो ये जो बिंदी होती है वो ना की आवाज निकालती है। किसकी आवाज निकालती है, जो ना की आवाज निकालती है, तो ना की आवाज निकालती है, तो ना की आवाज हमारी नाक से निकलती है। ठीक है, और उच्चारण झटके के साथ होता है। ठीक है, जैसे कि ठंडा, अब देखिए ठंडा, देखिए नाक से निकल रही है क्योंकि ना है, यहाँ पे बिंदी लगी हुई है। ठीक है, अनुस्वार लगा हुआ है, और डा, ठंडा, एकदम क्या है झटके के साथ उच्चारण हो रहा है। कंचन, झटके के साथ उच्चारण हो रहा है और नाक से आवाज निकल रही है। जंगल, ठीक है, तो एकदम झटके के साथ उच्चारण हो रहा है और क्या है आपका नाक के साथ वायु निकल रही है, तो ये आपका हो गया अनुस्वार। ये इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लेना इसे।
नेक्स्ट है आपका अनुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। ठीक है, नाक से भी निकलेगी और क्या है, मुख से भी निकलेगी। जैसे चांद, ठीक है, देखिए अब नाक से तो निकल ही रही है और क्या है, आपका मुख से भी निकल रही है। चांद, बूंद, आंख, ये सब क्या हो गए आपके अनुनासिक। इनमें क्या है, चंद्र बिंदु आता है। ठीक है, और विसर्ग, विसर्ग क्या है बताइए? बताइए, विसर्ग का यूज मोस्टली क्या है, संस्कृत में होता है आपके। ठीक है, तो आप क्या है, अनुनासिक और अनुसार बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये आपका क्या है, 2019 में आया हुआ है, अनुनासिक और अनुस्वार क्या होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? अब देखिए प्रयत्न के अनुसार व्यंजन। प्रयत्न के आधार पर देखिए कौन कौन से व्यंजन होते हैं। प्रयत्न के आधार पर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य प्रयत्न और एक अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या होता है, जो आपके बाहर से जिन वर्णों के उच्चारण में आपको बाहर से बोलना पड़े। ठीक है, उच्चारण क्या है, बाहर वाले मुख के बाहर वाले भाग से होगा, वह आपका बाह्य प्रयत्न होगा। और अभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों का उच्चारण मुख के अंदर के भाग से होगा, ठीक है, वह आपका हो जाएगा अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, अब बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न में भी क्या है, आपके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं और आपके अभ्यंतर प्रयत्न में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, वो मैं देखिए आपको बता देती हूँ। बाह्य प्रयत्न में क्या है आपका, देखिए अल्प प्राण, महाप्राण और क्या है, घोष, अघोष, ये आपकी किस में आते हैं, बाह्य प्रयत्न में। अब देखिए अल्प प्राण क्या होता है, उच्चारण में कम श्वास निकलती है। देखिए मैंने बहुत बेसिक, आपको जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना वो याद रखनी है। क्या है, उच्चारण में बहुत कम श्वास निकलती है। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। देखिए ये क्या है आपका, का, खा, गा, घा और ना। ठीक है, तो देखिए ये पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो होगा हर वर्ग का, ठीक है, इसी का ही नहीं, हर वर्ग का, कचट तब जितने भी वर्ग है, 5 वर्ग है, पांचों वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वह क्या है आपका, अल्प प्राण। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या हो गया, अल्प प्राण। और जितने भी अंतस्थ व्यंजन आएंगे, अंतस्थ कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, ये सब क्या है आपके अल्प प्राण है। ठीक है, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन कि अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, या फिर आपको ये दे देगा कि ये रा है, ये क्या है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, घोष है, सघोष है, ये दे देगा आपको। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ये याद रखना है कि अल्प प्राण में क्या क्या आता है। ठीक है, तो अल्प प्राण का आपकी ट्रिक याद होगी आपको, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और सारे ही अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका महाप्राण। तो महाप्राण में क्या है, उच्चारण अधिक श्वास से निकलता है। देखिए उसमें क्या था, अल्प प्राण में, देखिए अल्प का मतलब क्या होता है, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अल्प मीन्स होता है थोड़ा। और महामीस क्या होता है, महामीस ज्यादा या बड़ा। ठीक है, अल्प मीन्स थोड़ा, मतलब अल्प मतलब, तो अल्प प्राण क्या हो गया, ऐसे याद रखिए आप ट्रिक से, अल्प प्राण मतलब थोड़ी वायु निकलेगी, और महाप्राण मतलब अधिक श्वास निकलेगी, अधिक वायु निकलेगी मुंह से। आगे बात समझ में? देखिए कितने अच्छे से मैं आपको ट्रिक से समझा रही हूँ, अगर आप ऐसे भी नहीं समझेंगे तो फिर कैसे समझेंगे। ठीक है, अल्प का मतलब थोड़ा, महा का मतलब ज्यादा। तो अल्प प्राण मतलब कम वायु निकलेगी और महाप्राण अधिक वायु निकलेगी। अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा और जितने भी आपके अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, और महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा। देखिए मैंने अभी बताया आपको, पहला, तीसरा, पांचवा आपका जो था अल्प प्राण हो गया था, अब बचा कौन सा, दूसरा और चौथा बचा ना, तो दूसरा चौथा आपका क्या हो गया, महाप्राण हो गया। और जितने भी ऊष्म व्यंजन है, अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं मैंने अभी बताया आपको, शा, सा, शा, हा, ये है आपके। ठीक है, तो दूसरा और चौथा और शा, 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 हा, महाप्राण। आगे बात समझ में, याद हो गया ना? देखिए अभी आपको याद हो जाना चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा घोष और सघोष। अब देखिए घोष और सघोष स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अगर हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो उसमें क्या होगा, स्वर तंत्रियों में कंपन होगा, तो वह आपके होंगे घोष या सघोष कहलाते हैं। जैसे आप इसको याद रख सकते हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, मतलब जो लास्ट के तीनों होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, वो है आपके आएंगे घोष में, और आपके अंतस्थ व्यंजन भी इसमें आएंगे घोष में, और प्लस हा और सभी स्वर, ये सब आपके घोष में आते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट है आपका अघोष। अघोष क्या है, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, मतलब किसी भी वर्ण का अगर हम उच्चारण करेंगे तो वह वहां पे क्या होगा, कंपन नहीं होगा।
ठीक है। जैसे कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और शा शा शा। और देखिए हा इसके साथ नहीं लगाना है आपको, हा इसमें आएगा आपका सघोष या घोष में, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, व्यंजन हो गए। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैं आपको इतना ये बता रही हूँ कि ये आपके व्यंजन, ये आपकी वर्णमाला मैंने इतनी डीपली आपको यहाँ पे पढ़ा दी है कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बचेगा नहीं आपका, ठीक है। और ये देखिए आएगा जरूर, इस आपका ये जो वर्णमाला है इससे क्वेश्चन आते जरूर हैं। या तो क्या आ जाएगा आपका उच्चारण स्थान आ जाएगा, ठीक है। अगर उच्चारण स्थान नहीं पूछेगा तो आपसे अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब चीजें पूछेगा है। और अगर वो भी नहीं पूछेगा तो घोष, सघोष, ये चीजें पूछ लेगा। या फिर आपसे स्वर और व्यंजन के बारे में पूछ लेगा, स्वरों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, या फिर व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ठीक है। आप अच्छे से याद कर लेना इसे। अब देखिए उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान कंठ। देखिए सबसे पहले हमारा आता है कंठ, कंठ मीन्स होता है हमारा गला, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे याद है, अगर आपको ऐसे याद है तो सही है। और अगर आपको उससे याद है फॉर्मूले से, जो आपके किसमें है, संस्कृत में, जैसे कि कंठ का होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। और आपका होता है तालु का होता है इचुए शानाम तालु। मूर्धर का होता है ऋटुर सानाम मूर्धा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि लो मैम ने तो यहाँ पे उससे बता रही हैं सूत्र से, ठीक है। तो देखिए वो क्या है, वह आपके संस्कृत में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपके हिंदी में है, तो आप हिंदी में क्या है ऐसे याद कर लीजिए। जैसे कंठ, आस, आ जो हमारा बोला जाएगा वो किससे बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा, ठीक है। और का वर्ग किससे बोला जाएगा, कंठ से। जितने भी का वर्ग का मतलब ये नहीं है कि का, सिर्फ का वर्ग का मतलब है पूरा का खा गा घा ड़ा, ठीक है। और हा आपका किससे बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा। तालु, तालु में किस किससे बोला जाएगा, तालु आपका बोला जाएगा तालु में आपका ई और चा वर्ग और या और शा, इचुए शानाम तालु, ठीक है। आपका फिर मूर्धा, रिटुर सानाम मूर्धा, तो रिर और टा वर्ग और रा और शा, ठीक है। दंत, लिरि तुलसा नाम दंता, तो लिरि मतलब ला और ता वर्ग आपका, ठीक है, ता वर्ग हो गया और सा। उपयोद, उपयोधानम ऊष्टा, तो ऊ और पा वर्ग, ठीक है। दंतोष्ट, ये आपका वा हो जाएगा। कंठ तालु ए आय। अब देखिए आप ए आय बोलेंगे ना, तो देखिए ए आय, ठीक है, कंठ से भी निकलेगी और क्या है जो जीभ है आपकी वो तालु को टच करेगी, तो ये आपका हो जाएगा ए आय। कंठोष्ठ मतलब ओ, जो आपके होंठ हैं उसका भी प्रयोग होगा और कंठ से भी आवाज आएगी, तो क्या हो जाएगा आपके ओ आओ। चाहे तो आप ये सब चीजें बोल के देखिए, आपको क्या है खुद पता चलेगा कि हाँ ये हम कहाँ से उच्चारण हो रहा है इनका। अब नासिक, मैंने अभी आपको बताया था नासिक वर्ण का जो 5वां अक्षर होता है यम गणनम, ठीक है, य गणनम, यम गणनम, ये किसमें हो गया, नासिक से बोला जाता है आपका, ठीक है। क्लियर है आपके उच्चारण स्थान, अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। अब देखिए रा के प्रकार, देखिए आपका 2018 में आया हुआ है कि रा के कितने प्रकार होते हैं, रा हम कितने प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रा के कितने हैं, रा को 3 प्रकार से लिखा जाता है। देखिए आपके वैसे रा को बहुत टाइप से लिखा जाता है, इसके कई प्रकार होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में ओनली 3 प्रकार बताए गए हैं, तो आपको सिर्फ 3 पे ही ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए रा को 3 प्रकार से लिखा जाता है। पहला है रेफ। रेफ कैसे लिखा जाता है, शब्द के बीच में जब रा वर्ण के साथ कोई स्वर नहीं होता, ठीक है, मतलब सिर्फ व्यंजन होते हैं कोई स्वर नहीं होता है, ठीक है, तब उसके तुरंत बाद वाले व्यंजन के ऊपर रा लग जाता है। देखिए जो रेफ होता है ना वो ये होता है, ऊपर लगेगा, इसको हम बोलते हैं रेफ। अब ये लगता कब है, जब क्या है व्यंजनों के बीच में रा आ जाए और लेकिन वहां पे कोई स्वर ना हो, व्यंजन हो। जैसे धर्म, धर्म में क्या है, धा के बाद माँ है, मतलब ये भी व्यंजन है ये भी व्यंजन है, तो यहाँ पे धर्म में क्या है, माँ के ऊपर रा लग जाएगा, मतलब रेफ लग जाएगा। कार्य में क्या है, देखिए कार्य, अब यहाँ पे क्या है, का आ का डंडा है, यहाँ पे स्वर है लेकिन स्वर के बाद क्या है, व्यंजन है, ठीक है। आपका तो यहाँ पे रा आएगा, लेकिन रा जब व्यंजन है तो क्या है, रा ऊपर लग जाएगा। ऐसे ही वर्ष और गर्भ, ठीक है। रेफ आपको समझ में आ गया क्या है, लिख देंगे ना अब आप लोग। अब नेक्स्ट है हमारा पाई वाले व्यंजनों के साथ। अब देखिए पाई वाले व्यंजनों के साथ क्या होता है, पाई वाले व्यंजन क्या है, जैसे जिनके क्या है बाद में, जैसे यहाँ पे पाई लगा हुई है इस टाइप से, इसको हम पाई बोलते हैं ना, ये पाई होती है, ठीक है, 2 पाई 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पाई के नीचे तिरछा होकर प्रयुक्त होता है, तो वहां पे एक टाइप का आपका क्या हो गया, रेफ हो गया ये वाला। एक होता है
ये वाला, इसको बोलते हैं पाई के नीचे प्रयुक्त होता है, जैसे क्रोध, ग्रह, चक्र। ठीक है, अब कोई पाई वाला आपका व्यंजन आ गया और वहां पे आपका रा भी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये उसके नीचे लग जाएगा इस टाइप से। तो यह हो गया आपका पाई वाले व्यंजनों के साथ। बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ इसमें क्या है, दोनों तरफ लगता है, पाई के नीचे दोनों तरफ। ठीक है, मतलब शब्द के नीचे, सॉरी यहाँ पे पाई नहीं होगा, शब्द। ठीक है, जो वर्ण है आपका, यहाँ पे लिख लेना वर्ण के नीचे। ठीक है, वर्ण के नीचे दोनों तरफ। अब देखिए ट्रक, ड्रम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रक, ड्रम, तो यहाँ पे आपका रा वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, वर्ण के नीचे दोनों तरफ इस टाइप से लग जाएगा। ये आपको हो जाएगा बिना पाई वाले व्यंजन के साथ। यहाँ पे कोई भी पाई नहीं है ना, और यहाँ पे आपका रा का उच्चारण हो रहा है, तो कैसे लगेगा रा, इस टाइप से लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। रेफ पाई वाले व्यंजनों के साथ और बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ। ये हो गया आपका रा का कितने तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट आ गया हमारा हिंदी भाषा के कौशलों के नाम। अब देखिए हिंदी भाषा के कौशल कौन कौन से हैं। देखिए अब इसमें क्या है, हिंदी भाषा के कौशल के नाम कौन कौन से हैं। देखिए हिंदी भाषा के 4 प्रमुख कौशल होते हैं। आपको अगर ध्यान ना रहे तो उसके लिए देखिए एक ट्रिक है सुबोपली। क्या ट्रिक है, सुबोपली। तो सु से है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, सु माने सुनना, बो माने बोलना, पा मस पढ़ना और ली मिस है लिखना, सुबोपली। तो ये आपके 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं श्रवण कौशल, ये हो गया आपका सुनने से रिलेटेड। वाचन कौशल, ये हो गया आपका बोलने से रिलेटेड। पठन कौशल, ये हो गया आपका पढ़ने से रिलेटेड। और लेखन कौशल, ये हो गया आपका लिखने से रिलेटेड। समझ में आ गया। कितने कौशल हैं आपके हिंदी भाषा के, 4 कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली। ठीक है, अब देखिए श्रवण कौशल क्या होता है। देखिए श्रवण कौशल क्या है, श्रवण कौशल का मतलब है सुनकर। ठीक है, तो श्रवण कौशल श्रु धातु से बना है, जिसका संबंध सुनने और अधिगम करने से है। अब देखिए जब तक बच्चा सुनेगा नहीं, जब तक क्या है, कुछ सीख सकता है। जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो सबसे पहले क्या है, वह सुनना स्टार्ट करता है, उसके बाद बोलना। ठीक है, सबसे पहला कौशल सुनने का है, तो सबसे पहले क्या है, सुनना स्टार्ट करेगा, उसके बाद बोलना स्टार्ट करेगा, फिर पढ़ेगा, उसके बाद दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका बालक को जन्म लेने के बाद उसकी प्रारंभिक शिक्षा उसकी श्रवण शक्ति पर निर्भर करती है। बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा का ज्ञान अर्जित करता है। देखिए बालक पहले सुनेगा, ठीक है, अब उसने सुना कि उससे बुलवाते हैं कि बेटा मम्मी बोलो, ठीक है, बेटा पापा बोलो। ठीक है, उसने सुना पापा, अब अनुकरण करेगा, मतलब दोहराएगा। अनुकरण का मतलब होता है दोहराना किसी चीज को। आप दोहराना, जैसे टीचर ने बच्चे को पाठ पढ़ाया तो क्या है, उनके साथ साथ उसको बोलता है, तो उसका मतलब क्या है, बच्चे उसका अनुकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुकरण का मतलब एक एक वर्ड का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी वह वर्ड आपको याद रह पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा का ज्ञान अर्जित करता है। समझ में आ गया। श्रवण कौशल क्या है, श्रवण कौशल श्रु धातु से बना हुआ है, और ये सुनने से सुनना और अधिगम करना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। पहले सुनता है और फिर उसके सीखता है। ठीक है, बालक का जन्म होता है तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा श्रवण शक्ति पर आधारित होती है। बालक सुनकर ही अनुकरण भाषा का ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वाचन कौशल। अब देखिए वाचन कौशल क्या है, लिखित भाषा को देखकर, जैसे कोई भी चीज आपकी लिखी हुई है उसको देखकर पढ़ना या बोलना ही वाचन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि बच्चे क्या है, किताब पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास में आपने देखा होगा कि बच्चे क्या है, क्लास में किताब पढ़ते हैं जोर जोर से बोल के, तो वह क्या होता है, आपका वाचन हो गया। मतलब देखकर, जो आपका लिखा हुआ है किताब में उसे देखकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जोर जोर से पढ़ रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा सस्वर वाचन, और मन मन में पढ़ रहे हैं वो आ जाएगा आपका मौन वाचन। कितना सिंपल है ना। देखिए कितना इजी तरीके से समझा दिया, वरना बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा सस्वर वाचन क्या है, मौन वाचन क्या है, इतना कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं होना कंफ्यूज। सस्वर वाचन मतलब जोर जोर से पढ़ना, किताब को जोर जोर से पढ़ना। मौन वाचन मतलब मन मन में पढ़ना। ठीक है, अब देखते हैं सस्वर वाचन और मौन वाचन। देखिए सस्वर वाचन का अर्थ है स्वर सहित वाचन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हर बार आया हुआ है ये सस्वर वाचन, मौन वाचन। ठीक है, अनुकरण। ठीक है, ये सब चीजें क्या है आपकी बहुत आई हुई हैं। अब देखिए सस्वर वाचन क्या है,
सस्वर का अर्थ है स्वर सहित वाचन। छात्रों के द्वारा उचित लय के अनुसार शुद्ध स्वर के साथ किया जाने वाला वाचन सस्वर वाचन कहलाता है। देखिए सस्वर वाचन में क्या है, उचित लय होगी और शुद्ध स्वर होना चाहिए। ठीक है, उचित लय और शुद्ध स्वर के साथ जो वाचन किया जाता है वह आपका सस्वर वाचन कहलाता है। जैसे कि बच्चे क्लास में पाठ पढ़ते हैं या फिर कोई कविता पढ़ रहे हैं, ठीक है, कविता को क्या है वह लय में पढ़ रहे हैं एक, और शुद्ध स्वर के साथ पढ़ रहे हैं, और क्या है तेज तेज आवाज में पढ़ रहे हैं, वह आपका क्या हो गया, सस्वर वाचन हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए सस्वर वाचन में ही आपका आदर्श वाचन आता है, आदर्श वाचन आएगा, अनुकरण वाचन आएगा, ये सब आपका क्या है सस्वर वाचन में आते हैं। अब सस्वर वाचन क्या होता है, आदर्श वाचन क्या होता है, ठीक है, शिक्षक द्वारा किए जाने वाले वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं। ये आदर्श का मतलब होता है कि किसी की बात मानना। समझ में आ रही है, आदर्श मतलब अच्छा गुण या फिर किसी की बात मानना, इससे रिलेटेड हम क्या कह सकते हैं, आदर्श को मान सकते हैं। तो अगर जो हमें शिक्षक पढ़ा रहा है, ठीक है, हम क्या है उसी को पढ़ें, ठीक है, तो वह हमारा आदर्श वाचन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो शिक्षक द्वारा किए जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहते हैं, क्योंकि यह वाचन बालक हेतु आदर्श रूप में होता है। ठीक है, शिक्षक के वाचन में यदि कोई त्रुटि नहीं है तथा शिक्षक के वाचन के घटनों को ध्यान में रखते हुए वाचन किया है, तभी वह वाचन आदर्श वाचन कहलाएगा। देखिए एक तो क्या है शिक्षक वाचन कर रहा है, ठीक है, और बालक क्या है, बालक के लिए वह वाचन आदर्श रूप है। ये क्योंकि बालक क्या है शिक्षक को ही अपना क्या है गुरु मानता है, हर सब चीजें क्या है उसको सबसे पहला जो उसका जो आपका अध्यापक होता है वो कौन होता है, बच्चे का। ठीक है, देखिए पहले तो क्या है आपका माँ होती है परिवार में, उसके बाद विद्यालय में जाके क्या है शिक्षक होता है। ठीक है, तो आदर्श क्या हो गया, बालक का आदर्श रूप क्या होता है, शिक्षक होता है जो कि वाचन कर रहा है। तो शिक्षक के वाचन में यदि कोई त्रुटि नहीं होगी, अगर देखो शिक्षक जो वाचन कर रहा है उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और क्या है वाचन के घटकों को ध्यान में रखा हुआ होना चाहिए, तभी ये वाचन आदर्श वाचन कहलाएगा। और अगर उसमें ये कमियां हैं तो वह वाचन आदर्श वाचन आपका नहीं कहलाएगा। आगे बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट समझते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा अनुकरण वाचन। देखिए यहाँ पे क्या है आपकी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको एक वीडियो में पढ़ने के बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं ना आप, एक ही वीडियो में आपको क्या है मैंने सारा कंटेंट एक ही वीडियो में आपको समझाना, आपको क्या है समझाऊंगी मैं आपको। ठीक है, अब देखिए अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन, अनुकरण का मैं अभी मतलब बताया था, अनुकरण मतलब होता है दोहराना, दोहराना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है छात्रों द्वारा किया जाने वाला वाचन शिक्षक के आदर्श वाचन के पश्चात किया जाता है। अब देखिए यही लिखा है यहाँ पे, शिक्षक के आदर्श वाचन के पश्चात, मतलब शिक्षक पहले शिक्षक बोलेगा, शिक्षक क्या है पहले बोलेगा और फिर छात्र उसको क्या है अनुकरण करेंगे, उसको दोहराएंगे, तो ऐसा वाचन हमारा हो जाएगा अनुकरण वाचन। ठीक है, अब देखिए सस्वर वाचन के गुण और विशेषताएं। देखिए सस्वर वाचन के गुण क्या है, ध्वनियों का ज्ञान। देखिए जब बच्चा सस्वर वाचन करता है मतलब तेज तेज पढ़ता है तो उसे क्या होता है, एक तो ध्वनियों का ज्ञान होगा, उच्चारण में उसकी शुद्धता आएगी, मतलब वह जो भी उच्चारित कर रहा है मतलब का खा ग घ, उसको ये पता चलेगा कि ये कंठ से बोलते हैं, उच्चारण में शुद्धता आएगी। विराम चिन्ह, अब देखिए विराम चिन्ह उसे पता लगेगा कि विराम चिन्हों का उपयोग कहाँ पे, किस विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ करना है। जैसे आपका प्रश्नवाचक का कहाँ करना है, कहाँ करना है, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, तो हम क्या है प्रश्नवाचक शब्द का यहाँ पे उपयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रवाह, वाचन की मुद्रा, रुचि, स्पष्टता, ये सब क्या है सस्वर वाचन के गुण हैं हमारे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मौन वाचन। मौन वाचन मैंने अभी बताया था क्या होता है। मौन वाचन क्या है, लिखित सामग्री को मन मन में बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। ठीक है, मौन वाचन क्या है, मन मन में चुपचाप पढ़ना, मौन वाचन। अब देखिए मौन वाचन से मतलब फायदा क्या है, इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं। एक तो समय की बचत होती है, ठीक है, मन मन में आप पढ़ेंगे तो क्या है आपका टाइम कम लगेगा, और बच्चा क्या है बहुत ध्यान से पढ़ता है, उसका ध्यान केंद्रित होता है, इस बात से थकान कम होती है। देखिए अब हम जब बोलेंगे तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे मेरी बहुत एनर्जी लग रही है, ठीक है, अगर यही आप लोग मन मन में पढ़ेंगे तो क्या है कम एनर्जी आपकी वेस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है थकान कम होती है, दूसरों का व्यवधान नहीं पहुंचता। अब देखिए आप अगर जोर जोर से पढ़ेंगे क्या है दूसरों को डिस्टर्ब होगा, व्यवधान का मतलब यहाँ पे डिस्टर्ब से है, तो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होता है अगर आप मन मन में पढ़ते हैं तो।
ठीक है। अब देखिए मौन वाचन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, मौन वाचन का मेन उद्देश्य है कि तर्क, चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास करना। क्योंकि जब आप मन मन में पढ़ते हो ना, तो आप एक एकाग्रता, एक आपका क्या है, कंसंट्रेशन बहुत पक्का होता है उससे, मन मन में पढ़ने से। और स्वाध्याय की ओर प्रेरित करना मतलब खुद पढ़ने की ओर प्रेरित करना, सेल्फ स्टडी जिसे बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी जिसे बोलते हैं, स्वाध्याय। ठीक है, तो उसको क्या है, प्रेरित करना। और शब्द भंडार में वृद्धि। आपका देखिए, अगर आप जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसको क्या है, उतना ही ज्यादा आपको शब्दों की नॉलेज होगी। तो ये क्या है, शब्द भंडार में वृद्धि। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया, मौन वाचन के उद्देश्य और महत्व। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या होती है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अभिव्यक्ति का मतलब है अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब आपने मुंह से किसी से बोल के कुछ बोला, ठीक है, आपने मुंह से बोला और अपने विचार दूसरों को बताए, वह आपका हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति। आपने लिखकर किसी को पत्र लिखा या फिर क्या है, प्रार्थना पत्र लिखा, कुछ भी लिखा, वह आपका विचार आप दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, वही आपका ये हो जाएगा लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में। तो ये हो गई आपकी अभिव्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए मौखिक अभिव्यक्ति देख लीजिए। मैंने अभी आपको वैसे ओरल बता दिया है, लेकिन आप फिर भी समझ लीजिए। अपने भावों और विचारों को दूसरे के समक्ष बोलकर प्रस्तुत करना मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। ठीक है, अब मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए मौखिक अभिव्यक्ति में मतलब वार्तालाप, बातचीत करना किसी से, तो ये क्या हो जाएगी, मौखिक अभिव्यक्ति में आएगा। भाषण देना, ये भी आप मुंह से कर रहे हैं। ठीक है, नाटक, ठीक है, नाटक में क्या होता है, नाटक में आप बोलते हैं। ठीक है, कोई भी आप नाटक प्ले कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, आप मुंह से ही तो बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मौखिक अभिव्यक्ति का आपका वो हो गया साधन। कहानी, ठीक है, कहानी पढ़ना, कहानी सुनाना। सस्वर वाचन मतलब जोर जोर से पढ़ के सुनाना, ये भी क्या है, मुंह से करते हैं, तो ये मौखिक अभिव्यक्ति। वाद विवाद मतलब यहाँ पे क्या है, वाद विवाद का मतलब होता है कि वाद विवाद, आपने प्रतियोगिताएं देखी होंगी, आपके स्कूलों में काफी कराई जाती हैं। जब आप छोटे छोटे होते हैं तो क्या है, काफी आपके वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें क्या है, आपका एक टॉपिक होता है, उसमें क्या है, आपको उस पर वाद विवाद करना होता है, तर्क वितर्क करना होता है, वह आपका जो होता है वाद विवाद। तो ये आपका मौखिक अभिव्यक्ति में आएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्नोत्तर, मतलब किसी से प्रश्नोत्तर पूछना, कक्षा में क्या है, बालकों से प्रश्नोत्तर पूछना, ये आपका मौखिक अभिव्यक्ति में आएगा। कविता या पाठ पढ़ना, ठीक है, तो ये आपके सब साधन होगा किसके, मौखिक अभिव्यक्ति के। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति क्या है, अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित अभिव्यक्ति कहलाती है। ठीक है, अब लिखित अभिव्यक्ति के साधन देखिए, मैंने बोला कि लिखकर आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो लिखकर क्या, आप क्या क्या लिख सकते हैं, पत्र लेखन, पत्र आपने लिखा और किसी को आप अपनी बात बता रहे हैं, तो वह क्या हो गई, लिखित अभिव्यक्ति हो गई। कहानी लेखन, जीवनी, आत्मकथा, ठीक है, जीवनी लिखा, किसी ने किसी के ऊपर जीवनी लिखी या फिर किसी ने अपने ऊपर ही जीवनी लिख दी, तो वह क्या है, लिखित अभिव्यक्ति है, वह अपने बारे में बता रहा है। कैसे बता रहा है, लिखकर बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई, ये लिखित अभिव्यक्ति हो गई। ठीक है, अभिव्यक्ति समझ में आ गई। अभिव्यक्ति क्या होती है, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना क्या है, अभिव्यक्ति है। और अभिव्यक्ति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति मैंने आपको बता दिया और लिखित अभिव्यक्ति भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेखन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लेखन। देखिए मैं यहाँ पे आपके सारे टॉपिक आपको समझा रही हूँ अच्छे से एक ही वीडियो में। ठीक है, ये आपकी मैराथन वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप प्लीज इतनी मेहनत के लिए आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक शेयर कर देना। ठीक है, अब देखिए लेखन का देखते हैं। लेखन का अर्थ क्या है, लिखना। लेखन का अर्थ है लिखना। अब जैसे हम लिखने में हम क्या कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए बच्चों के लिए लेखन की विधियां होती हैं, जैसे रेखा अनुसरण विधि। अब रेखा अनुसरण विधि क्या है, आपने छोटे बच्चों को क्या देते हैं, उससे क्या है, अभी आया है, उससे लिखना नहीं आता है, आपने ऐसे डॉट डॉट बना दिया और ये आपने दे दिया उससे छोटा आ, इसको आपको बच्चे से कहते हैं इसमें ऊपर फिरा के लाना है पेंसिल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई आपकी रेखा अनुसरण विधि। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सार्थक रेखाएं खींचना। छोटे बच्चों को क्या दे दिया, डंडा दे दिया, ऐसे दे दिया बना के, ये दे दिया, तो ये सार्थक रेखाएं खींचना। खंडशः रेखा लेखन। अब देखिए छोटा आपने बनाना सिखाया तो पहले आप ऐसे देते हैं उसको बनाने के लिए, फिर आप ऐसे देते हैं। ठीक है, फिर आपने आधा दिया, उसके बाद पूरा दिया, ये आपका हो गया खंड, मतलब तोड़ तोड़ के आप बच्चे को सिखा रहे हैं। ये हो गई आपकी खंडशः रेखा लेखन। अनुलेखन, अनुलेखन का मतलब क्या होता है, देख कर लिखना।
ठीक है, मतलब किसी ने आपने कोई किताब है उसमें से क्या है बच्चा देख के लिख रहा है, ठीक है, या फिर आपने क्या करा सुलेख दे दी करने के लिए, वह क्या है आपका अनुलेखन। अब ऐसी आपका मॉन्टेस्ट्री विधि है, ऐसी आपकी पेस्टोलॉजी विधि है। इन विधियों में भी क्या होता है आप ऐसे ही लिखते हैं, बच्चे को आपने काम दे दिया और वह क्या है उसे देख कर लिख रहा है। तो ये हो गई आपकी लेखन की विधियां। इतनी विधियां हैं आपकी, इससे आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए अब जब आप लेखन करें उसमें आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए। अब देखिए लेखन में आपको देखिए सबसे पहले बैठने का ढंग, आप सीधे बैठे होने चाहिए, मतलब आपकी जो पीठ है वो झुकाऊ भी ना हो, ठीक है, आप सीधे बैठे हो, ना कि आप झुक कर बैठे हो, ठीक है। सबसे पहला हो गया बैठने का ढंग। दूसरा है हमारी आंखों से कागज की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब जो हमारी कॉपी है उसकी दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। सिरोरेखा का प्रयोग, अब मुझे आप लोग बताओ सिरोरेखा क्या होती है। सिरोरेखा का प्रयोग मतलब क्या है, मतलब जो हमने लिखा है ये हमने वर्ण लिख दिया है, अब ये हमने वर्ण लिख दिया ऐसे, ये क्या सही है नहीं, जब तक हम इस पे सिरोरेखा मतलब ऊपर ये डंडा खींचते हैं इसको बोलते हैं सिरोरेखा, जब तक हम इस पे सिरोरेखा नहीं खींचेंगे जब तक क्या है ये आपका शुद्ध नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कलम पकड़ने का ढंग। अब बताइए कलम पकड़ने का ढंग क्या है। देखिए पहली उंगली आपकी और बीच वाली जो उंगली होती है और उसके सहारे अंगूठे के सहारे उसके जो बीच वाली उंगली होती है और जो आपकी पहली उंगली होती है उनको दोनों के मध्य पेन को रखकर अंगूठे के सहारे पकड़ना कलम पकड़ने का सही ढंग है, ठीक है। और अक्षर की सुडौलता, मतलब जो आपने वर्ण लिखा है, जैसे आपने आ लिखा तो क्या है ये स्पष्ट और शुद्ध और क्या है सुडौल बना हुआ होना चाहिए अक्षर, जो दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो ये आपके लेखन में ध्यान देने योग्य बातें हो गई, ठीक है। अब लेखन अभ्यास, लेखन अभ्यास कैसे कर सकते हैं, सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। सुलेख मतलब बताइए जरा। देखिए लेखन के अभ्यास में हम ये 3 तरह से आप लेखन का अभ्यास कर सकते हैं। सुलेख मतलब आपने क्या है देख देख कर लिख रहा है बच्चा। अनुलेख मतलब देखिए सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लेख। सुलेख में सुंदरता एवं आकर्षक का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए सुलेख में क्या है सुंदर लेख लिखना है आपको। देखिए अगर किसी बच्चे का राइटिंग बहुत गंदा होता है तो आप उससे क्या कहते हैं कि आप क्या है सुलेख कीजिए, क्योंकि सुलेख करने से क्या है बच्चे का जो राइटिंग होता है वह क्या होता है सुधरता है, और उसमें जो बच्चे के जो अक्षर होते हैं जो आपके गलत बन रहे होते हैं वह क्या है सुलेख करने से सही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुलेख। अब अनुलेख क्या है, अनुलेख वह लेख जिसे बच्चे देखकर या किताब से देखकर लिखते हैं। जो आपका इसमें आता है नकल, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हमने दे दिया पाठ 1 की नकल करके लाना है बच्चे को, ठीक है, पाठ 1 की नकल करके लाना है। अब बच्चा क्या है किताब खोलेगा पाठ 1 देखेगा उसमें से देख देख कर लिखेगा, ये ही हो गया हमारा अनुलेख, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा श्रुत लेख। श्रुत लेख क्या होता है, श्रुत का मतलब होता है सुनना, लेख का मतलब होता है लिखना, मतलब सुनकर लिखना। तो श्रुत लेख का अर्थ है सुनकर लिखना। लेख शिक्षक जो बोलता है छात्र उसे सुनकर लिखते हैं, श्रुत लेख कहलाता है। इसमें बालक की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं, ठीक है। अब आपको इतना सब थ्योरी क्या है बहुत इजी लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन कुछ नहीं करना है, जो मैं समझा रही हूँ आप उसे समझिए बस। देखिए श्रुत लेख मतलब सुनकर लिखना, ठीक है। और सुनकर क्या लिखते हैं बच्चा, आप शिक्षक हैं, शिक्षक ने बोला इमला, शिक्षक ने क्या बोला इमला। अब बच्चा क्या है सुनकर लिख रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया श्रुत लेख हो गया। श्रुत लेख का बेस्ट एग्जाम्पल आप बता सकते हैं इमला लिखना, ठीक है। और इससे बच्चा क्या है बच्चों की गलतियों में सुधार होता है इमला लिखने से, ठीक है। और बालक बहुत ध्यान से सक्रिय मतलब पॉजिटिव, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनता है और ज्ञानेंद्रियां उसकी सक्रिय रहती हैं, बहुत एक्टिव रहती हैं, ठीक है। समझ में आ गया श्रुत लेख। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है, देखिए लेखन हो गया आपका। अब नेक्स्ट है हमारा बर्तनी। बर्तनी का मतलब क्या होता है, बर्तनी का मतलब है वर्णों को शुद्ध एवं सही क्रम में लिखना बर्तनी कहलाता है, ठीक है। तो देखिए वर्णों को हमने शुद्ध एवं सही क्रम में लिखना। अब देखिए का लिखा आपने, ठीक है, एक तो शुद्ध लिखना चाहिए। अब ये नहीं का के बाद आप गा लिख दो, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। का के बाद क्या आता है खा होता है, ठीक है। या फिर आपने कमल लिखा तो कमल में क्या आएगा, का के बाद क्या आएगा माँ आएगा ना पहले, तो का माला कमल, ठीक है। तो ये सही क्रम होना चाहिए और वर्णों में क्या है शुद्धता होनी चाहिए। बर्तनी, ठीक है, बर्तनी संबंधी अशुद्धियां। अब देखिए बर्तनी क्या है, बर्तनी बच्चे करते हैं तो उसमें अशुद्धि क्या क्या करते हैं, सामान्य लिपि संबंधी अशुद्धि। देखिए लिपि का मतलब क्या होता है कोई भी अक्षर
या जो संकेतक जिससे हम क्या है अपने भाषा को व्यक्त करते हैं वह हमारी लिपि कहलाती है। ये भी अभी आपका मैं सब समझाऊंगी, लिपि को भी आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, आपका नोट अभी आगे वीडियो में सब समझेंगे इसको, इसके बारे में भी। अब देखिए सामान्य लिपि संबंधी मतलब छा के स्थान पर छा लिख दिया। अब आपको लिखना था छतरी, छतरी या छाता लिखना था। ठीक है, और आपने क्या कर दिया यहाँ पे, ये आपने ये ऐसे बना दिया छाता, ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, गलत हो गया ना ये। तो ये इस ऐसी जो आपकी अशुद्धि है ये आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पंचम वर्ण संबंधी अशुद्धि। अब देखिए पंचम वर्ण, पंचम वर्ण क्या होता है, या और ना, मा, ना। ठीक है, और क्या होता है आपका, और बताइए, और ये होता है आपका, ठीक है, या म गण नम। ठीक है, ना और मा, ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है आपके। अब देखिए मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे आपके, हाँ यहाँ पे आपका ये हो गया वर्तनी संबंधी अशुद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, छा के स्थान पे क्या बच्चे ने छतरी वाला छा बना दिया, तो यहाँ पे क्या है, ये गलत हो जाएगा ना, क्षत्रिय वाला छा। यहाँ पे सा के स्थान पर आपने बड़ा शा का प्रयोग कर दिया। ठीक है, ये आपका तालव्य शाह है, ये आपका दंत शाह है, ये दांतों से बोला जाता है, ये तालव्य से बोला जाता है। अब यहाँ पे आपको सांप लिखना है। ठीक है, सांप लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है, आपने लिख दिया ये, तो ये गलत हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये संबंध, ये ऐसी जो अशुद्धि होती है ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि होती है और ये हमें नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देखिए अब इसी में वर्तनी संबंधी अशुद्धि में मात्राओं की त्रुटि भी करते हैं। अब देखिए रचयिता, देखिए ये क्या है आपका गलत है, ये सही है। यहाँ पे जो ई की मात्रा है, मात्रा क्या है, या पे लगेगी। ठीक है, अब अहिल्या, यहाँ पे क्या है, अहिल्या नहीं अहल्या होता है। अधीन, अधीन होता है ना कि आधीन होता है, बड़ा आकर डंडा नहीं लगेगा। तो ये मात्राओं की संबंधी अशुद्धियां होती हैं। अक्षर या वर्ण की अशुद्धि, तो यहाँ पे नखलऊ, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं नखलऊ, शुद्ध क्या है हमारा लखनऊ। ठीक है, धर्म, धर्म नहीं लिखा जाता, मैंने अभी बताया ना, ये रेफ, रेफ। ठीक है, यहाँ पे क्या है व्यंजन आ रहा है बाद में, तो यहाँ पे क्या है, जो रा है वो रेफ की तरह लगेगा, मतलब ऊपर लगेगा, धर्म। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो अशुद्धि के कारण है वह क्या क्या है, ये देखिए जरा। तो देखिए अशुद्धि के कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक तो क्या है असावधानी, मतलब क्या है आपने ध्यान से नहीं लिखा, असावधानी, अशुद्ध उच्चारण, मतलब सही से नहीं बोलना, उच्चारण उच्चारित नहीं करना वर्ण को, लिपि की अपूर्ण जानकारी। ठीक है, चंद्र बिंदु और अनुस्वार का पूर्ण ज्ञान नहीं होना, मतलब चंद्र बिंदु क्या है, ये चंद्र बिंदु होता है, ये अनुस्वार होता है। अगर आपको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है तो आप चांद को तो चांद लिखेंगे ना ऐसे, और ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे चांद जो कैसे लिखा जाता है, चांद लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, तो चंद्र बिंदु और अनुस्वार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और क्या है अयोगवाह का पर्याप्त ज्ञान ना होना, अयोगवाह क्या है, वही आपका अनुस्वार और विसर्ग, इनका भी ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको इनका ज्ञान नहीं है तो क्या है, आप वर्तनी संबंधी अशुद्धि करेंगे। ठीक है, अब देखिए अशुद्धि हो गई, इसके उपाय क्या क्या है कि ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि दूर कैसे कर सकते हैं। छात्रों से शुद्ध उच्चारण कराना, मतलब बच्चों से क्या है किताब पढ़वाना। ठीक है, और उच्चारण स्थान में जहां पे भी उनकी गलती हो उसको क्या है शुद्ध करवाना। सुलेख का अभ्यास कराना, मैंने बोला जो भी सुलेख करने से क्या है वर्ण सही होते हैं। ठीक है, जो त्रुटियां होती हैं वह कम होती हैं। श्रुत लेख करवाना, ठीक है, श्रुत लेख का मतलब है इमला लिखवाना। पढ़ने में अधिकाधिक अवसर देना, बच्चों को क्या है आपको अवसर देने हैं उन्हें। ठीक है, उनको क्या है आपको अवसर देने हैं, जिससे क्या है उनकी जो भी कमियां हैं वह दूर हों। ठीक है, लिखते समय सावधान रहना। ठीक है, श्याम पट पर लिखकर सुधार करना, ब्लैक बोर्ड पे लिखवाना बच्चों को। ठीक है, शारीरिक दोष का निवारण करना, मतलब अगर उसके कोई कमी है शरीर में तो क्या है उसका इलाज करवाना। इस वजह से भी आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो सकती है। मतलब अगर कोई बच्चा तोतला के बोलता है, ठीक है, अब तोतला के वो कुछ क्या ही बोलेगा, छात्रों को वो छात्रो बोलेगा, ला बोलेगा, त्रागो ला बोलेगा, तो क्या है यहाँ पे भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि होगी। तो क्या है उसका निवारण करना। शब्द लेख का खेल खेलना, अब देखिए शब्द लेख आपने कोई भी आपने ऐसा गेम खेल लिया जिसमें क्या है आपके कार्ड बना हुए हैं। ठीक है, उस पर क्या है कुछ शब्द लिखा हुए हैं, तो आप ऐसे गेम्स आप बच्चों को खिला सकते हैं जिससे क्या है उनकी ये अशुद्धियां क्या है दूर हो सकती हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वर्तनी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। उज्ज्वल,
उज्ज्वल में हम कैसे लिखते हैं, दो आधा जा बनेंगे, ज्योतिष्ना, श्रृंगार, श्रृंगार, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं श्रृंगार, ठीक है, ये आपका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये आपका, ठीक है। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, श्रृंगार लिखा जाता है ऐसे, मतलब यहाँ पे जो आप रा लगाते हैं ना बीच में, ये जो आपका ऐसे लिखा जाएगा श्रृंगार, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, ये आपका ये नहीं लगेगा बीच में, समझ में आ गई, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। ईर्ष्या, कुमुदनी, कुमुद, यहाँ पे दा के नीचे ऊ की मात्रा लगा देते हैं बच्चे, गलत है वो, ठीक है। परीक्षा, अत्युत्तम, अब देखिए अत्युत्तम, ठीक है। देखिए बताइए इसमें जरा आपका क्या है, कौन सी संधि है, संधि कैसे होगी इसमें, अति प्लस उत्तम, ठीक है। अब देखिए कवइत्री, कावित्री नहीं होता, कवित्री, रचयिता, अत्यधिक, व्यावहारिक, पूजनीय, अंत्याक्षरी, उपयुक्त, अनुग्रहित, वाल्मीकि, चिन्ह, मंत्रिमंडल, इन लोगों को मतलब इन सभी शब्दों को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं और इसी में से आपके क्या है पूछ लिए जाते हैं आपके पेपर में, तो आप इन सबको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है, ऐसे लिखे जाएंगे ये, ठीक है। मंत्रिमंडल में लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बड़ी की मात्रा लगाते थे, ऐसा नहीं होगा, छोटी की मात्रा लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विलोम या विपरीतार्थक शब्द, नेक्स्ट आपका टॉपिक है विलोम या विपरीतार्थक। अब विलोम शब्द क्या होते हैं, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं, विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। अब देखिए एक दूसरे के विपरीत अर्थ बता रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर अच्छा है तो अच्छे का विपरीत क्या होता है, बुरा, ठीक है, तो यही क्या हो गया, अच्छे का विलोम क्या हो गया, बुरा हो गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, विपरीतार्थक होते हैं, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं, विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए मैंने इसमें इंपॉर्टेंट आपके सब लिख दिए हैं। उर्वर का होगा ऊषर, ठीक है। अब देखिए उर्वर का मतलब क्या होता है, मतलब हरा भरा खिला हुआ, ऊसर का मतलब होता है बंजर, मतलब जहां पे कोई खेती हो नहीं सकती, ठीक है। अल्पायु मतलब कम आयु, दीर्घायु का मतलब होता है लंबी आयु, ऋजु का होगा वक्र, स्थूल का होगा सूक्ष्म, स्थूल मतलब क्या होता है, स्थूल का मतलब होता है बड़ा, और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा, अनावृष्टि का मतलब होता है बिल्कुल भी वर्षा नहीं, मतलब सूखा पड़ा है वहां पे। शुष्क का मतलब होता है सूखा, आर्द्र का मतलब होता है नमी, ठीक है। अनुरक्त, विरक्त, ठीक है। पंडित का होता है मूर्ख, पंडित क्या है, बहुत ज्ञानी है, मूर्ख को क्या होता है, कुछ भी ज्ञान नहीं होता। एकता, अनेकता, दुर्लभ, सुलभ, अमृत का हो गया विष, ठीक है, अमृत का क्या हो गया आपका, विष हो गया आपका, ठीक है। नूतन, पुरातन, अर्वाचीन, प्राचीन, ठीक है। आनंद का हो गया आपका विषाद, विषाद मतलब होता है दुख, ठीक है। उत्थान मतलब पतन, उत्थान का मतलब होता है सक्सेस करना, और पतन का मतलब होता है नीचे गिरना, ठीक है। उत्कर्ष, अपकर्ष, प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों के सामने, ठीक है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं प्रत्यक्ष का मतलब कोई भी वस्तु मेरे सामने रखी हुई है वो प्रत्यक्ष है, और जो मेरे आंखों के सामने नहीं है, जो मैं इमेजिन कर रही हूँ, वो क्या है, अप्रत्यक्ष या परोक्ष, ठीक है। उन्नति का मतलब होता है सक्सेस, अपनति का मतलब होता है नीचे गिरना, ठीक है। हर्ष का मतलब क्या होता है, हर्ष का मतलब होता है खुशी, शोक का मतलब होता है दुख, आय का व्यय, सार्थक का निरर्थक, सार्थक मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है, और निरर्थक मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ही ना हो। यश का होता है अपयश, संधि का होता है विग्रह। अब देखिए 2019 में आया हुआ है ये संधि आपका, ठीक है, संधि का क्या होगा, विग्रह होगा। अब आप लोग मुझे एक कमेंट में करना कि कमेंट करना एक बार उसका समास का विलोम क्या होगा, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना, समास का विलोम क्या होगा, ठीक है। और अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्यायवाची शब्द, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अब देखिए ऐसे शब्द जिसके अर्थ एक जैसे होते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, जिसके अर्थ एक जैसे होते हैं वह आपके होते हैं समानार्थी शब्द। जैसे कि कौन कौन से होगा देखिए, मतलब एक शब्द होगा और उसकी तरह बहुत सारे शब्द होंगे, लेकिन क्या है उसका मीनिंग एक ही होगा। जैसे असुर, असुर को हम बोलते हैं दानव, धनुष, दैत्य, राक्षस। अमृत, पीयूष, सुधा, सोम। देखिए ये इंपॉर्टेंट लिखे हैं मैंने, आप इसमें से याद कर लेना, पेपर में आपको इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रही है। आकाश का गगन, अंबर, नभ, आसमान, अश्व, देखिए आया हुआ है ये आपका 2019 में। घोड़ा है तुरंग, घोटक, ठीक है। आनंद का क्या हो गया,
आनंद का आपका क्या हो गया, बताइए जरा। आनंद का आपका हो जाएगा हर्ष, उल्लास, खुशी। हर्ष माने भी आपका क्या है, खुशी होता है। आनंद मीन्स भी आपका खुशी होता है, ठीक है। इच्छा, ठीक है, इच्छा का होगा मनोरथ, कामना, चाह। ये सब क्या है, इच्छा के ही पर्यायवाची हैं, इच्छा के ही समानार्थी हैं, ठीक है। ईश्वर, ईश्वर का क्या होगा, प्रभु, परमात्मा, ठीक है। ईश या भगवान। गंगा, जानवी, देव नदी, सुर नदी। चतुर, निपुण, दक्ष, कुशल। चंद्रमा, शशि, चंद्र, मयंक, राकेश। जल का होगा आपका पानी, नीर, वारी, ठीक है। और आपका क्या होगा, जल, जल का हो गया पृथ्वी। पृथ्वी का क्या होगा देखिए, धरा, वसुधा, मही और धरती। सूर्य, भानु, रवि, दिनकर और दिवाकर। आया हुआ है आपका सूर्य का, ठीक है। सिंह, बनराज, केहरी, पंचानन और मृगराज। सूर्य का आपका 2019 के पेपर में आया था। 2019 के पेपर में सूर्य का पर्यायवाची पूछा था, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और देखिए आपको इस जो जितने मैंने पर्यायवाची लिखे हैं ये वाले, ये अब इसमें से याद कर लीजिए, आपको इसी में से क्या है पेपर में मिल जाएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तुकांत शब्द क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों को तुकांत समझ में नहीं आता, तुकांत क्या होता है। देखिए तुक वाले शब्द तुकांत कहलाते हैं। इनके उच्चारण में तुक की प्रधानता होती है। तुक मतलब क्या होता है पता है, जैसे हम बोलते हैं खाना पीना, ये हो गया तुक। छोटा मोटा, मिलना जुलना, अंडा शंडा, हष्ट पुष्ट, ये सब क्या होगा तुकांत वाले, क्या इसके तुक मिलते हैं इसमें, ठीक है। तुक की प्रधानता है, ठीक है। खाना पीना, ठीक है, ये हो गया आपके तुकांत शब्द। नेक्स्ट आपका है समान ध्वनि वाले शब्द। अब देखिए ये बहुत आता है समान ध्वनि वाले शब्द। देखिए समान ध्वनि वाले शब्द वे शब्द जो सुनने और बोलने में तो समान होते हैं, लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन्हें बोलते हैं समान ध्वनि वाले या समश्रुति या भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। समश्रुति भिन्नार्थक मतलब सुनने में समान लेकिन अर्थ क्या है, भिन्न। सुनने में समान अर्थ भिन्न, ये हो गए हमारे समान ध्वनि वाले शब्द। अब देखिए ये कौन कौन से होते हैं, ये है आपका अंश, अंश और अंश। तो अंश मीन्स होता है कंधा, एक ये अंश होता है, इसका मतलब होता है भाग। देखिए बोलने में क्या है, बोलने सुनने में एक से लग रहा है, लेकिन क्या है अर्थ देखिए अलग अलग है। इसका इसका मतलब है कंधा, इसका मतलब है भाग। अन्न का हो जाएगा अनाज, अन्न मीन्स हो जाता है दूसरा। अनल मीन्स अनल मीन्स आग, अनिल मीन्स हवा। अली मीन्स होता है भौरा और अली मीन्स सखी मतलब बेस्टी, ठीक है। दिन मीन्स दिवस, दीन मीन्स गरीब। क्षति मीन्स होता है नुकसान, क्षिति मीन्स होता है आपका धरती, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया आपका तरंग। तरंग मीन्स होता है आपका लहर और तुरंग मीन्स होता है घोड़ा। अभी मैंने पर्यायवाची में पढ़ाया आपको तुरंग, तुरंग अश्व, ठीक है। तोय, तोय आपका उसका होता है पानी का, ठीक है। गज, गज मीन्स होता है आपका हाथी और एक गज होता है आपकी नापने की इकाई, मतलब जमीन में होती है आपकी 1 गज 2 गज, ये सब नापने की इकाई होती है। अपेक्षा मतलब होता है आशा और उपेक्षा मतलब तिरस्कार, ठीक है, किसी का अपमान करना, वह होता है आपका उपेक्षा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए विराम चिन्ह क्या है। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, ठीक है। अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा में बोलते समय अथवा लिखते समय, ठीक है, भाषा में बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। अगर बिना रुके हम अपनी बात को कहते हैं तो सुनने वाले को समझ नहीं आता है, ठीक है। कई बार जो विराम चिन्ह है वह क्या है, वाक्य का अर्थ ही बदल देता है, ठीक है। अगर विराम चिन्ह अगर हम सही से प्रयोग ना करें तो वह वहां पे क्या है उस वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है, ठीक है। तो यह आपका विराम चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, जैसे आप एक एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस है रोको मत जाने दो, ठीक है। अब यहाँ पे पहला है रोको, अब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इसके बाद हमने अल्प विराम लगा दिया, ठीक है, अल्प चिन्ह लगा दिया, अल्प विराम चिन्ह। तो यहाँ पे देखिए रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, रोको मुझे, रोको मत जाने दो। अब दूसरा क्या हो गया, रोको मत जाने दो, इसका मतलब यहाँ पे हमने अल्प विराम यहाँ लगाया, तो इसका मतलब हो गया रोको मत मुझे, मुझे जाने दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरा अर्थ ही चेंज कर दिया, एक विराम चिन्ह ने यहाँ पे क्या है पूरा अर्थ ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया विराम चिन्ह का क्या महत्व है, ठीक है। अब देखिए आप समान इजी लैंग्वेज में आप एक परिभाषा लिख सकते हैं विराम चिन्ह की। यह है आपका वाक्य बोलते अथवा लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। वाक्य बोलते और लिखते समय विराम मतलब रुकना,
रुकने को प्रकट करने वाले चिन्ह। अब जैसे मैं रुकी तो मैंने या फिर ये लगाया या ये लगाया, या मैंने क्या करा, मैंने ये लगाया ऐसे करके, ये चिन्ह जो लगाए, तो ये चिन्ह का जो प्रयोग कर रही हूँ तो यही चिन्ह मेरे क्या कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए विराम चिन्ह होते कौन कौन से हैं। देखिए पूर्ण विराम, पहला है आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या है, वाक्य के अंत में प्रयोग होता है। ठीक है, जब वाक्य पूरा हो जाता है तब वाक्य के अंत में प्रयोग होता है। अल्प विराम, अल्प विराम का प्रयोग हम कब करते हैं, जब क्या है बीच में हमें दूसरा सेंटेंस कुछ बोलना होता है या रुकना होता है, रुकने के लिए मेन। ठीक है, अर्ध विराम का प्रयोग हम क्या करते हैं, कब करते हैं, जब हमें की का प्रयोग करना होता है, की। ठीक है, कोई हमें दूसरा वाक्य बोलना है और की का प्रयोग करना है। प्रश्नवाचक का प्रयोग हम कब करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द हमारा ये हो गया, ठीक है, सॉरी प्रश्नवाचक आपका चिन्ह ये हो गया आपका। इसका मतलब प्रश्न पूछा अगर हमने कोई कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, ठीक है, तो ये कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, ये सब किसमें आते हैं, आपके प्रश्नवाचक में आते हैं। तो ये आपका प्रश्नवाचक का चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के अंत में किया जाता है। विस्मयादिबोधक का, विस्मयादिबोधक क्या होता है, ये एक्सक्लेमेशन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन बोलते हैं ना इसको। तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक का क्या होगा, इसका प्रयोग हम करते हैं कभी कोई हमने हर्ष वाली बात करी, कोई उल्लास, कोई दुख है या फिर, तब वहां पे जैसे ओहो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे हमने कहा ओहो, तो यहाँ पे हमने ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा है। या फिर कोई दुख वाली बात है तो वहां पे आप क्या करते हैं, विस्मयादिबोधक वाला चिन्ह यूज करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होता है, हमने कोई भी डेफिनेशन लिखनी है उसके आगे हम ऐसे डैश लगा देते हैं, या फिर हमें कोई बात लिखनी होती है उसके आगे हम ऐसे डैश लगाते हैं, वह हमारा योजक चिन्ह कहलाता है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह हम तब यूज करते हैं जब किसी के द्वारा कोई बात कही जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन बताई थी, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, तो हमने वहां पे क्या करा, उनके अनुसार क्या था, जो भी बात थी उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया, इसको हम उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह हमारा क्या होता है, ये लाघव जो चिन्ह होता है ये हम इसको हम संयुक्त रूप भी बोलते हैं। ठीक है, संक्षिप्त रूप भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त, जैसे कि मैंने लिखा DL तो मैंने डी फिर यहाँ पे ये लगा दिया, तो ये मेरा लाघव हो गया ना। अब ये डी है, ये शॉर्टकट है इसका, DL देखिए DL। अब ये यहाँ पे जो ये लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुए हैं, ये क्या है, ये लाघव चिन्ह है। ठीक है, ये संक्षिप्त रूप लिखा हुआ है ना, DL की फुल फॉर्म क्या है, पता है आप लोगों को, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जिसको पता है वो सब कमेंट में लिखो, लिख के मुझे कमेंट करना, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या है, हंसपद। हंसपद का मतलब क्या है, हंसपद को हम त्रुटि बोधक भी कहते हैं। ठीक है, हंसपद को हम त्रुटि बोधक भी कहते हैं। जैसे हमसे कोई गलती हो गई, ठीक है, हमने लिखा राम अच्छा है, राम अच्छा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ लिखना था राम बहुत अच्छा है, ठीक है, तो राम बहुत अच्छा, तो मुझे यहाँ पे गलती हो गई ना यहाँ पे लिखने से, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, हंसपद लगा दिया और ऊपर लिख दिया राम बहुत अच्छा है। ठीक है, समझ में आ गया हंसपद का यूज कहाँ पे होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा विवरण चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है, जब हम किसी भी बात को किसी बात को एक्सप्लेन करने वाले होते हैं। हमने लिखा जैसे कि मैंने लिखा विराम चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्ह, मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगी आगे, तो मैंने ये क्या करा, विवरण चिन्ह लगा दिया, मतलब मैं इसका आगे विवरण करूंगी। ठीक है, समझ में आ गया सबको, मुझे लगता है आई होप सब लोगों को विराम चिन्ह समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत बेसिक तरीके से बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको समझाए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपको सिरोरेखा। ये आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिरोरेखा क्या होती है। ठीक है, देखिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर देना, मुझे बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा आपके लाइक और कमेंट से, और शेयर जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सिरोरेखा। सिरोरेखा वर्णों के ऊपर लगाई जाती है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था सिरोरेखा क्या होता है, जो वर्णों के ऊपर लगाई जाती है। ये जो लाइन लगी हुई है, ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ पे सब में लगी हुई, ये क्या है, आपकी सिरोरेखा है। ठीक है, वर्णों के ऊपर लगाई जाती है, और कौन कौन से उसमें लगाई जाती है, पहला है आपका 2 पाई के बराबर शब्दों से शब्द के बीच में की दूरी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक शब्द मैंने ये लिखा, एक शब्द मैंने ये लिखा, तो इसके बीच में 2 पाई की दूरी होनी चाहिए। ये देखिए इतनी दूरी पे ये लगी है सिरोरेखा। आगे बात समझ में। अब ये नहीं है कि आपने यहाँ रामकृष्ण लिखा
अब पूरी एक सिरोरेखा खींच दी, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 2 पाई के बराबर, मतलब यहाँ 2 पाई का डिफरेंस रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है डिफरेंस, ठीक है, ये जो है सिरोरेखा का डिफरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 4 पाई की दूरी के बराबर बाकियों में बीच की दूरी विराम चिन्हों को छोड़कर होनी चाहिए। अब देखिए 4 पाई की दूरी के बराबर 2 बाकियों के बीच की दूरी, अब मैंने कोई भी वाक्य लिखा, ठीक है, तो मैं वहां पे क्या करूंगी, कोई भी वाक्य लिखने के लिए 4 पाई की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। हर वाक्य के पूरा, एक वाक्य क्या होता है, शब्दों से मिलकर बनता है, लंबा सा जो होता है वाक्य, ठीक है, वो होता है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्वराघात या बलाघात। देखिए बच्चों को ये बहुत समझ में नहीं आता, आज हम इसको समझेंगे अच्छे से, ये है क्या चीज, ठीक है। स्वराघात और बलाघात, बोलते समय किसी शब्द के किसी अक्षर को, किसी शब्द समूह को, किसी शब्द उच्चारण को जो विशेष बल दिया जाता है। देखिए हमने कुछ भी बात बोली और हमने जिस बात पर विशेष बल दिया, कोई ऐसा वर्ण है या कोई भी ऐसा बात है, हमने इस पे बहुत जोर देकर बोला उसे, वो हमारा आघात, बलाघात या स्वराघात कहलाता है, ठीक ठीक है। जैसे कि वह स्कूल चला, अब मैंने बोला वह स्कूल चला, मैंने चला पे क्या है, बहुत ज्यादा जोर दिया, तो यहाँ पे जो आपका स्वराघात और बलाघात हो गया, चला में क्या हो गया, स्वराघात हो रहा है आपका, ठीक है। और स्वराघात को आघात या बलाघात भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, और ऐसे ही आपका तू गाड़ी चला, ठीक है, तू गाड़ी चला। अब यहाँ पे क्या देखिए, चला पे मैं क्या है, जोर दे रही हूँ, जोर दे के बोल रही हूँ आपका, तो ये हो गया हमारा स्वराघात या बलाघात, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा लिपि। लिपि क्या होती है बताइए, मैंने अभी बताया था आपको, किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हमने कोई भी भाषा लिखी, कोई भी चीज लिखी, किसी का नाम लिखा, वह क्या है, वह लिपि हो गई, क्योंकि हम जिस ढंग से लिख रहे हैं, जिस तरीके से लिख रहे हैं, वह हमारा लिपि कहलाती है, ठीक है। या फिर लिखने में जो हम साइन या फिर जो संकेत का यूज कर रहे हैं, जो चिन्हों का यूज कर रहे हैं, वो हमारा लिपि कहलाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए एक डेफिनेशन मैंने इजी करके लिख दी है यहाँ पे, मौखिक भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें लिपि कहते हैं, ठीक है। जो मौखिक हम जो बोल रहे हैं उनको लिखने के लिए एक चिन्ह बनाया गया है, कौन सा चिन्ह बनाया गया है, जैसे का खा गा, ये सब चिन्ह ही तो है, ठीक है। ये हो गया का खा गा घा, ये सब क्या है, ये चिन्ह हो गया ना। तो इन चिन्हों को मौखिक भाषा के लिखने के लिए बनाया गया है, तो इन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है हमारा, अगर देखिए प्रत्येक भाषा की एक अपनी अलग लिपि होती है, ये तो आपको बात पता ही होगी कि मतलब हर भाषा है उसकी एक अपनी अलग लिपि होती है, ठीक है। जैसे देवनागरी लिपि, हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी में क्या है, गुरुमुखी जो लिपि होती है उसमें लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा रोमन में लिखी जाती है, जैसे कि रोमन क्या ABCD, ठीक है, ये क्या है, ये सब आपकी अंग्रेजी भाषा रोमन में लिखी जाती है। और उर्दू किस में लिखी जाती है, फारसी भाषा में लिखी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी हो गई लिपि, समझ में आ रही है लिपि। अब हमारा देखिए देवनागरी लिपि, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, देवनागरी लिपि की परिभाषा और इसकी विशेषताएं बताइए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है समथिंग 2018 के पेपर में, 2018 के पेपर में आया हुआ, देवनागरी लिपि की परिभाषा और उसकी क्या है, विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो इसे समझ लीजिए अच्छे से। देवनागरी लिपि संस्कृत, प्राकृतिक, हिंदी, मराठी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, ठीक है, समझ में आ रही है। देवनागरी लिपि में हम क्या लिखते हैं, हिंदी भाषा लिखते हैं, मराठी, कोंकणी, नेपाली, संस्कृत, ये सारी भाषाएं हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। और अच्छा एक बात और ध्यान आ गई, देवनागरी जो लिपि है वह किससे निकला हुई है, ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से। वैसे आपका इतना डीपली पूछा नहीं जाता, ये काफी आगे की बात है, टेट सुपर टेट की बात है, ठीक है। तो देवनागरी जो लिपि है वह क्या है, ब्राह्मी लिपि से निकली है, सारी लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि से निकली हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए देवनागरी लिपि, और ये क्या है, देवनागरी लिपि में 11 स्वर एवं 33 व्यंजन होते हैं, वही आपका स्वर और व्यंजनों की बात चल रही है, ठीक है। 11 स्वर 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। और क्या है, वह आपके टोटल जो देवनागरी लिपि में जो टोटल वर्ण है वह क्या है, 52 है, ठीक है, जो का खा गा गा आपकी वर्णमाला है, ठीक है। यह लिपि सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली लेखन प्रणाली है। देखिए सबसे जो ज्यादा यूज होता है वह किस भाषा का यूज होता है, आपको पता है। देखिए वैसे यूज तो आपका इंग्लिश भाषा होती है, काफी देशों में आपकी यूज होती है इंग्लिश भाषा, लेकिन
जो अलग अलग कंट्रीज में अगर हम देखें, कहीं संस्कृत, हिंदी और कोंकणी, ये सारी भाषाएं हैं। तो फर्स्ट नंबर पे तो आपका इंग्लिश आता है, फिर इंग्लिश के बाद आपका क्या है, हिंदी। ठीक है, तो ये आपका जो बहुत व्यापक रूप से जो अपनाई जाती है, यह लिपि सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली लिपि है। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। ठीक है, इसका उपयोग 120 से अधिक भाषाओं के लिए किया जाता है। देखिए, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, नेपाली है, कोंकणी है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो स्वरूप है वह बहुत ही क्या है, व्यापक है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि की विशेषताएं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि उसकी परिभाषा क्या है, क्या होती है, अब इसकी विशेषताएं। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या है। देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। अब देखिए, ये बाएं से दाएं ओर मतलब इस तरह से लिखी जाती है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ ऐसे लिखी जाती है। और जो आपका उर्दू होती है ना, उर्दू आपकी क्या है, दाएं से बाएं, यहाँ से स्टार्ट होती है वो। ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। समझ में आ रही है? उर्दू में आपकी जो लिपि होगी वो कौन सी होगी? फारसी लिपि। ठीक है, फारसी लिपि होगी। और यहाँ पे प्रत्येक शब्द क्या है, ऊपर एक सिरोरेखा। देखिए, देवनागरी लिपि की एक विशेषता ये भी है कि इसके ऊपर सिरोरेखा खिंची होती है, जिसकी वजह से क्या है, जो वर्ण होते हैं वह क्या है, बहुत ही सुंदर, आकर्षक और सुव्यवस्थित लगते हैं आपके। ठीक है, इस और नेक्स्ट इसकी विशेषता है, यह लिपि सबसे अधिक वैज्ञानिक है। मतलब देखिए, सबसे अधिक वैज्ञानिक का मतलब यह है कि देखिए, आपका जो देवनागरी लिपि है, इसमें जो नासिक वर्ण होते हैं, जैसे या, ठीक है, गा, ड़ा, ये हो गया ड़ा, ना और मा। ठीक है, ये आपके नासिक व्यंजन हो गए। तो इनके लिए, सबके लिए अलग अलग क्या है, ये सब बड़ा अलग अलग दिए गए हैं नासिक के लिए। लेकिन आप अगर वहीं रोमन में देखेंगे, तो रोमन में सिर्फ नाक से जो बोला जाता है, उसके लिए सिर्फ एक ही वर्ण प्रयुक्त है, वो होता है एन। देखिए, तो यहाँ पे ये क्या है, वैज्ञानिक तरीके से देवनागरी लिपि क्या है, बहुत उपयोगी है और बहुत अच्छी मानी गई है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टि से। तो यह लिपि सबसे अधिक वैज्ञानिक भी है। और क्या है, इस लिपि में सभी नासिक ध्वनियों के लिए अलग अलग, जो देखिए मैं अभी बात बता रही थी वो यहीं पे है। इस लिपि में सभी नासिक ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी बताया, यम, गणनम। ठीक है, तो इनके लिए, सबके लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। जबकि रोमन में क्या है, रोमन में सिर्फ एक ही आपका चिन्ह होता है, जो कि आपका एन होता है। समझ में आ गई? तो ये हो गई आपकी नासिक, आपकी देवनागरी लिपि की विशेषताएं। तो यहाँ पे मैंने जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने सब कवर अप करा दिए हैं। अब आप लोग इसको, वीडियो को कम से कम 2-3 बार देख लेना पेपर से पहले। ठीक है, आपको ये सारी, आप सिर्फ इतना ही अगर तैयार कर लेंगे, आपका पेपर कहीं नहीं जाने वाला है, इससे बच के कुछ नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गई आपको? और आई होप आप लोगों को जितना मैंने समझाया है आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है, जितनी सरल भाषा में मैं आपको समझा सकती हूँ उतनी सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना वीडियो। ठीक है, और आप कमेंट में आप मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। ठीक है, ताकि क्या है, आपके कमेंट पढ़ के मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप मुझे बताना। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाएंगे, आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, बाय।